और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो है ध्वनि यानी कि साउंड। आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद की जो क्लास होगी वो इंग्लिश मीडियम के लिए होगी और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सारे क्लास 6 to 10th के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको जितनी भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सकें। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल SG कॉन्सेप्ट, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो आज हम चैप्टर देखते हैं ध्वनि। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमको पता है जैसे कि अगर हम कोई आवाज़ सुन पाते हैं ना तो वो किसकी वजह से होता है? ध्वनि की वजह से होता है, साउंड की वजह से। ध्वनि है क्या? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ध्वनि है क्या चीज़। तो ध्वनि जो होती है बच्चा, वो एक ऊर्जा का प्रारूप है, मतलब एक एनर्जी है। जैसे अगर आप कभी देखे होगे, अभी दिवाली आई थी तो दिवाली में आपने देखा होगा कि बहुत से पटाखे ऐसे होते हैं जो आवाज़ के साथ काफ़ी तेज़ हम पर प्रेशर डालते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि हम खिड़कियों पर रखकर पटाखे जला देते हैं, किचन के सारे बर्तन गिर जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ध्वनि जो है वो क्या है, एक ऊर्जा का एक प्रारूप है ना। अच्छा, ये हम तो सुनाई कैसे देता है? जैसे जब ये हमारे कानों तक पड़ते हैं ना तो हमें एक संवेदना उत्पन्न होती है, मतलब एक फीलिंग आती है कि कुछ हमको कुछ चीज़ ऐसी है जो हमको हमारे कानों में कंपन कर रही है। अब ये क्या बात होती है कि हमें सुनाई कैसे कोई चीज़ देती है? तो इसकी सीधी सी चीज़ है बाबू कि किसी भी वस्तु में ना जो ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन क्या होता है? कंपन जैसे होता है, जैसे अगर कुछ चीज़ें देखे होगे, अगर मान लो कि एक मिठाई आई थी ना, तो मिठाई में जो रबड़ लगा होता है, उस रबर को अगर देखोगे और रबर को अगर खींच के इस तरफ खींच के और सडनली छोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, इसमें से आवाज़ घन की आवाज़ आती है। आती कि नहीं आती? मतलब ये जो होता है ना, ये रबर जो होता है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलने लगता है। समझ में आ रही बात? इसी को हम बोलते हैं कंपन। मतलब एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, और इतनी तेजी से ये होते हैं कि ये हमें आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है। और मनुष्यों में कैसे आवाज़ आती है, हम लोग कैसे बोलते हैं? तो हम लोगों के बोलने के लिए जो होता है वो होता है वाक रज्जु, है ना, जिसको हम बोलते हैं वोकल कार्ड। तो अगर कोई भी पूछे कि हमारी आवाज़ बाहर कैसे आती, जैसे इस समय मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है तो सुन रहे होगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही है, अरे ना। तो ये किसकी वजह से है? ये वाक रज्जु यानी वोकल कार्ड में जो कंपन होता है इसकी वजह से हमें आवाज़ आती है। तो ध्वनि के बारे में इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी बात। तो भैया देखो, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो क्लास पीरियड है वो समाप्त हो गया है, कैसे पता लगता है? भैया दरवाजे की जो घंटी होती है की ध्वनि है, या खटखटाने की जो आवाज़, ये आपको तुरंत पता लग जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। या फिर किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर ये जान लेते हो कि कोई आ रहा है। या फिर आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, इसमें खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और एक दूसरे खिलाड़ियों को उसे पकड़ना होता है। तो ये पट्टी बंधे होने पर भी खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है? भाई सबका रीजन का क्या है? साउंड है, इन सब का ध्वनि है। वो आवाज़ सुनकर ही मतलब अंदाजा लगाता है कि इस तरफ से आवाज़ आ रही है। ठीक है। अब जैसे आपके बुक में कुछ सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे गाने वगैरह होते हैं ना, तो उसमें बजाने के लिए वाद्य यंत्रों का, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। जैसे इसमें तबला है, हारमोनियम है, सितार है, बांसुरी है। सितार में भी देखो, सितार के जो तार होते हैं ना, जब इनको छेड़े जाते हैं तो इसमें ऊपर से घन की आवाज़ आती है। तो ये तार होते हैं, इन तारों में क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है ना। तो कंपन की वजह से ही आवाज़ होती है। अभी मैंने ये सारी बातें बता दी। तो यहाँ पर क्या लिखा बच्चा कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कंपित वस्तु का मतलब क्या है। कि जैसे अगर यहाँ पर देखो, ये फिगर देखोगे तो इस फिगर में आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने अपनी बॉक्स पे किनारे किनारे पेंसिल लगाई है ताकि ये बैंड जो है, जो रबर है, ये ऊपर की ओर रहे। उसके बाद जब इसको खींचता है तो इसमें आवाज़ आती है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसी को बोलते हैं कंपन। कंपन क्या होता है? जैसे ये बर्तन है, अगर आप इस बर्तन को देखोगे तो इस बर्तन में बच्चा टांग के उसको डंडे से पीटा तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है। बहुत से लोग घर में सिलेंडर भी बजाते हैं कि चलो छुट्टी होगी जब खेलते हैं तो, है ना। खेला आपने भी होगा इस तरह का कि स्कूल स्कूल चलो खेलते हैं तो उसमें घंटी एक बच्चा बजाता है ना।
तो बर्तन वगैरह जो आवाज़ आती है, बर्तन गिरने पर आवाज़ इतनी देर तक क्यों आती है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें कंपन होता है। और कंपन का मतलब क्या है कि कोई भी जो वस्तु है तो वो अपने माध्य के इधर उधर ऐसे ऐसे करे ना, मतलब एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, ऐसे जो करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसी को बोलते हैं कंपन। ठीक है। तो अगर कोई ये पूछ ले कि कंपन क्या होता है, तो कंपन वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ठीक है। तो कंपन के बारे में ये बात नोट कर लीजिएगा कि कंपन किसे कहते हैं। तो कंपन की सीधी सी चीज़ है कि वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं, और कुछ इसमें आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। जब तक ये कंपन करता रहता है, आवाज़ होता रहता है, जैसे ही ये कंपन बंद होता है वैसे ही आवाज़ भी बंद हो जाती है। बस बहुत ही सिंपल सा काम है। ठीक है। ठीक। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने थाली का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में ये भी एग्जाम्पल दिया ना, वो तो बजा के चेक कर लेना चम्मच से। ठीक है। तो चलो, ये सारी चीज़ें रही आपके कंपन से रिलेटेड। ठीक, कंपन समझ में आ गया। अब हम आते हैं पॉइंट पे, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे यहाँ पर देखा ना, 6 से 8 कटोरे गिलास लिया इसने, और ये क्या कर रहा है, सब में थोड़ा थोड़ा पानी करके भरा है ना, सब में थोड़ी थोड़े पानी करके भर रखा है। देखो, इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा, इस तरह से। तो अगर इस तरह से अगर करके देखोगे, फिर सबको अगर एक किसी लकड़ी के डंडे से अगर सब पे ठोकर लगाओगे ना, तो सबकी आवाज़ें अलग अलग होंगी। मैंने तो यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक या वो कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी भेजा, तो वहाँ पर अच्छा, अगर अभी मिल जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, जहाँ पर लोग गिलास में पानी भरकर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको, मतलब उससे म्यूजिक बनाते हैं ना। जैसे ये वाली वीडियो देख लो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, कॉपीराइट ना आ जाए, बस इसलिए मैं कोई चीज़ दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर कॉपीराइट आ जाता है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर देख लो, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये किस तरह से गिलास में पानी भरकर उनसे म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जिसमें पानी अलग अलग मात्रा में है, उन सबकी आवाज़ भी पतली या मोटी होती चली आ रही है। हाँ। तो ये किसकी वजह से, कंपन की वजह से। ठीक है। तो कंपन जो होता है, तो यहाँ पर देखो, बढ़ते स्तर तक भरिए। एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीरे पर एक के बाद एक आघात कीजिए, मतलब ठोकर लगाइए, तो आप एक सुखद ध्वनि का अनुभव करेंगे। ये क्या है, जल तरंग है, मतलब पानी में उठने वाली जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है, जल तरंग होती है। ठीक है ना। अब तरंग के बारे में समझ में आया। तरंग का मतलब यही होता है, कंपन जो होता है ना, कि अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे आगे पीछे होने को ही कंपन या फिर तरंग कहते हैं। इसमें तो कुछ नया है नहीं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मनुष्यों में ध्वनि की। तो अभी मैंने बताया कि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य अगर आप बोल रहे हो और अपने गले पर हाथ रखो, ठीक है, गले का मतलब ये होता है अपने कंठ पर। कंठ का मतलब ये होता है कि जैसे ये उभार वाला हिस्सा होता है ना गले में, तो इस वाले यहाँ पर जो हिस्सा होता है, यहाँ पे इस वाले हिस्से पर अगर हाथ रखोगे तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका वाक यंत्र या फिर कंठ है, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, इसी से आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर उंगली रख के बोलोगे तो उनको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कंपन हो रहा है। ठीक। तो वाक यंत्र कंठ के आर पर 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी तार के जैसे होते हैं। जब हम सांस लेते ना, ये मतलब जब सांस निकाल बोलते हैं, तो फेफड़े से जो हवा होती है वो बाहर की ओर आती है, और उसकी वजह से जो हमारी श्वास नली के ऊपर की ओर के होता है वाक्यंत्र, और ये क्या करता है, श्वास नली जिससे हवा बाहर आती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है ना, तो ये क्या होता है कि इसके जो तंतु लगे होते हैं, तंतु का मतलब तार की जैसी संरचनाएं ही पतली सी, तो ये क्या होते हैं, इनके मतलब इनमें खिंचाव होता है। तो इनके खिंचाव होने की वजह से इनमें कंपन होता है, और उसी की वजह से हमारी जो आवाज़ है वो बाहर आती है। बस इतनी सी ही चीज़ है। देखो, यहाँ पर ये फिगर दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अपना हाथ रखोगे आप ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी कि हाँ, कंपन होता है। ठीक। तो इस तरह से ये कंपन, जो ये तंतु होते हैं, ये मांसपेशियों के बने होते हैं ना, मांसपेशी तंतु, तो ये ढीला और मतलब तनता रहता है, इसमें तनाव होता रहता है, जिसकी वजह से आवाज़ बाहर निकलती है। बस इतनी सी चीज़ है, और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है। अब देखो, अब आती है बात, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की क्या आवश्यकता होती है। देखो, माध्यम, अगर आप कभी किसी गिलास में, ठीक है, पूरा मुंह दबा कर अगर आप बोलोगे, तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले थोड़ी आवाज़ होगी, जब तक उसमें एयर रहेगी, उसके बाद फिर उसमें आवाज़ बंद होने लगती है ना, आवाज़ आना बिल्कुल खत्म होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर ध्वनि की जो संचरण है, ठीक है, जो साउंड अगर सुन आगे बढ़ना है,
तो उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम का मतलब माध्यम का ठोस, द्रव, गैस, ये 3 माध्यम होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में ही ध्वनि प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। अगर ध्वनि प्रवाहित नहीं हो रही है, ध्वनि आगे नहीं बढ़ रही, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कार में बैठे हैं और शीशे बंद है तो बाहर की ओर आवाज़ नहीं आती है, बाहर की ओर, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, ना तो उस शीशे से बाहर हवा आ पा रही है, ना तो उसके बाहर कुछ पानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये बात आती है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि के संचरण के लिए क्या होती है कि एक माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम क्या है, ठोस, द्रव और गैस है, ठीक है। आप जैसे बात करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ ये याद रखो भैया कि जो माध्यम होता है इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब कि जो हमारा ध्वनि है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। तो ध्वनि जो अधिकतम वेग होता है वो ठोस में होता है, ठीक है। ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है बच्चा, वो किस में होता है, ठोस में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, यानी सॉलिड में ध्वनि का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे अगर मान लो कि कोई कहीं दीवार पर या मेज पर, आपने देखा होगा कि अक्सर ये स्कूल में होता है कि एक बच्चा का जो स्कूल टेबल होती है, जो मेज होता है, उसमें कान लगाता है, दूसरा ढोलक बजाता है और वो सुनता है बहुत मस्त बजाते हो यार तुम तो, है ना, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सबसे ज़्यादा किस में प्रवाहित होता है, ये ठोस में। अगर आप थोड़ी दूरी पर भी हो ना, जैसे ट्रेन आती है तो लोग दूर से ही पटरियों पर कान रखकर सुन लेते हैं कि ट्रेन इस पर आ रही है। तो इससे याद रखिएगा कि वो जो ध्वनि है उसका सबसे ज़्यादा जो संचरण है वो किस में होता है, ठोस में होता है। और सबसे कम जो होता है वो गैसों में होता है, ठीक है। सबसे कम कहाँ होता है, गैसों में। अच्छा, जो अगर कोई बच्चा दूर खड़ा हुआ आपसे कुछ बार बार कहता है तो कई बार होता है आपको सुनाई नहीं देता, आप कहते हो और तेज बोलो, बोल दो ना ऐसा। तो इससे याद रखना कि जो ध्वनि का संचरण है वो सबसे कम गैसों में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आता है कि जैसे यहाँ पर देखो कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं कि अगर आप यहाँ पर पानी में बाल्टी पानी में इसमें घंटी बजाते हो ना, तो ये आपको नहीं सुनाई देगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पानी की सतह पर आपने ये ध्यान रखना कि कान में पानी न चला जाए, और उसके अंदर घंटी बजाइए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पानी है ये इसके बाहर एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर घंटी बजा कर देखिए तो क्या लगता है यार, ये इसकी दीवार को न छुए, आप कान को जल की सतह पर छू कर देखना क्या होता है कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। तो आवाज़ का आना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पानी के अंदर से भी आवाज़ बाहर नहीं आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या अगली चीज़ आती है, तो सबसे अधिक है किसमें होता है, ठोस में, और सबसे कम किसमें होता है, गैसों में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा ठोस वस्तुओं में होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये बच्चा दिखा रहा है ना लोहे की रॉड लेके, तो यहाँ पर ये अपनी उंगलियों से यहाँ पर ये टिप कर रहा है इसको और ये अपने कान पर लगा है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें वायु का ध्वनि का संचरण हो रहा है, ठीक है। चल, अब यहाँ पर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था ना कि ये वाला जादू जो टैलेंट है ये हर एक बच्चा दिखाता है स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर एक पेन ने यहाँ पर कान रखा और यहाँ पर ये बच्चा अपना म्यूजिक डायरेक्टर बना हुआ है, अपनी यहाँ पर अपनी कला दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ध्वनि का संचरण ठोस में अधिक होता है, ठीक है। चलो, ये वाला खेल तो खेले ही हो गए। ये पहले के टाइम में समय में होता था, अब तो बच्चे सब मोबाइल लेकर बैठते हैं। ये हम लोग करते थे, 2 डब्बे लेते थे ना, इधर इधर 2 डब्बे, उनको रस्सी से बांध देते थे, एक बच्चे से कहते थे दूर जाओ भैया तुम, और वहाँ पे जाके बोलो, तो यहाँ पर यह आवाज़ आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि इसके लिए ये संचरण का माध्यम है कि जो डोरी बंधी हुई है, इससे यहाँ पर हमको आवाज़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ सुनाई देता था, ठीक है। चल, ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर अब हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्वनि को हम अपने कानों से क्यों सुनवाते हैं। तो भाई देखो कि ये जो अभी मैंने बताया कि कान के बाहरी भाग की आकृति जो है कीप के जैसी होती है, होती ही नहीं। ये जो आगे ये कहते हैं ना कि ये हमारे किस काम का है, तो ये कीप के जैसी, ताकि इसमें ध्वनि जो है इसी वायु के द्वारा इसके अंदर प्रवेश की जाती है, नलिका से गुजरती है ना, मतलब ये पाइप के जैसे होती है। तो इसके सिरे पर एक पतली सी तनी से झिल्ली होती है, मतलब यहाँ पर जिसको कान का पर्दा बोलते हो, कर्णपटा है ना, ईयर ड्रम वो कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और देखो कि एक फिगर देखते हैं यहाँ पर, तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्दे के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। देखोगे यहाँ पर कर्णपटा है, देखो लिखा हुआ है ये,
है ना। तो इस पर क्या होता है कि इस पर एक आवाज़ जो होती है, जो भी साउंड होती है, जब इस पर टकराती है तो इसमें कंपन होता है। कंपन की वजह से इसके जो आंतरिक कण होते हैं, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, तो ये जाकर हमारे कान के अंदर, हमारे यहाँ पर जाकर ये मतलब ट्रांसलेट होता है, यहाँ पर जाकर ये अनुवाद होता है इसका। और ये अनुवाद यहाँ पर जब ठोकर लगती है तो हमको ये किस तरह की आवाज़ हम कैसे पहचान पाते हैं, तो ये जाकर सीधे हमारे दिमाग को ये पहुँचाता है, तो हमारे मस्तिष्क तक लेके जाता है। हमारे मस्तिष्क जो है इस बात को निर्धारित करता है, इस बात को समझता है कि ये किस तरह की आवाज़ है। तो यहाँ पर अगर कान की बात करते हैं तो कान जो होता है ना, कान जो है ये वह भाग है जिसमें हम कान के बाहरी सिरे पर देखते हैं तो एक कर्ण पल्लव होता है, ठीक है ना, यानी जो कीप जैसा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वो होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये ध्वनि को एकत्रित करके कान के अंदर लेके जाता है, ठीक है। और ये नली है तो यहाँ से जाता है, जिसे कर्णपटा है, या फिर यहाँ पर ये कर्णपटा या कर्ण झिल्ली, ठीक है, इस पर टकराता है। तो जब माध्यम संपीड़न होता है, इसमें कर्ण पटल तक पहुँचते हैं, तब झिल्ली के बाहर लगने वाला जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने की वजह से जो पटल के अंदर की ओर दबता है, इसी पीड़न के कारण कर्णपटा बाहर की ओर गति करता है, और इसके अंतर्गत ये बाहर की ओर जब इसमें ठोकर लगती थी आगे पीछे ये कंपन करता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो कंपन होता है, उसका ट्रांसलेशन कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि प्रति सेकंड आवृत्ति किसे कहते हैं, कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दोलन क्या होता है, जैसे एक चीज़ पढ़े होगे, इसके पहले से 7th क्लास में भी पढ़े होगे, मान लो कि ये एक लोलक है ना, ये अपनी माध्य स्थिति में बिल्कुल बीच में, एक बार इधर गया, फिर अपनी माध्य स्थिति में, फिर एक बार इधर गया, है ना, और उसके बाद फिर ये इधर आया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये इसकी प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितनी बार ये अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर जाता है ना, ये इसका क्या कहलाता है, एक दोलन कहलाता है। तो जो दोलन प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितने दोलन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। बताओ बात आगे समझ में। तो इसका जो मात्रक है, अब ये कोई पूछ ले कि इसको किस में नापते हैं, तो इसको हर्ट्ज में नापते हैं। अगर देखो सुनोगे, अब काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो रेडियो सुने होंगे, तो रेडियो में बताता है इतने मेगा हर्ट्ज पर हमारे इस प्रोग्राम का प्रसारण हो रहा है। तो हर्ट्ज का मतलब यही होता है कि कितने एक सेकंड में कितने दोलन होते हैं, उसी को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात समझ में आ गई होगी कि एक सेकंड में हुई दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। कि अगर कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताओ भाई। एक सेकंड में अगर 20 दोलन तो 20 हर्ट्ज होगी। एक सेकंड में जितने दोलन करेगी, एक सेकंड में होने वाले दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और समझ लो। एक होता है आयाम, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ये क्या चीज़ें होती हैं, देखो, आयाम या एम्पलीट्यूड जो होता है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि पूरी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत। देखो, एम्पलीट्यूड, कंपन करने वाले किसी कण के मध्यमान स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा दोलन है, तो एक और विस्थापन, मान लो इधर की ओर जितना विस्थापन होगा, ये क्या कहलाएगा, इसका आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड कहता है। और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड तो ए से हो गया। तो ये समझ लो कि कंपन करने वाली किसी भी, है ना, चाहे दोलन समझ लो, कुछ भी कंपन, जैसे कभी ब्लेड है, ब्लेड को अगर आप एक तरफ अगर इसमें पुश करोगे तो एक तरफ जाने में, ठीक है, एक तरफ ये जितनी दूर जाएगा अपनी मध्यमान स्थिति, मतलब बिल्कुल बीच के से एक तरफ ये जितनी अधिक विस्थापन करेगा, केवल एक और, तो वो उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहलाता है, ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवर्तकाल कम, जैसे कोई कंपन करने वाला कोई कण है, एक कंपन पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। मतलब एक कंपन जब ये पूरा करेगा, आवर्तकाल क्या होता है कि एक कंपन जितने समय में पूरा करता है वो क्या कहलाता है, इसका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक। एक कंपन का मतलब क्या हुआ, एक कंपन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक ना। तो ये कहलाएगा इसका आवर्तकाल। आवृत्ति, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया कि आवृत्ति जो है वो एक सेकेंड में, है ना,
एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, यानी कि टाइम पीरियड। मतलब एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और एक सेकंड में जितना कंपन करता है ना उसे आवृत्ति कहते हैं। बताओ बात की समझ में कोई अंतर, कुछ समझ में आया कि नहीं है? देखो आवर्तकाल किसे कहते हैं अगर ये पूछा जाए तो एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में लगा समय, ठीक, एक कंपन में पूरा करने में लगा समय जो होता है ये आवर्तकाल कहलाता है। और एक सेकंड में जितने कंपन होता है वो उसकी आवृत्ति कहलाता है। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये जो आवृत्ति होती है ना इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आवृत्ति होती है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो इसे स्मॉल एफ से करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब कोई वस्तु एक सेकंड में एक कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज होती है। एक सेकंड में अगर 20 कंपन करती है तो उसका कितना होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध है? अगर क्या आ जाता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है भैया कि जो आवर्तकाल होता है ना, याद हो गया? आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है? आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1/आवृत्ति। क्या होता है? 1/आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या होगा? 1/आवर्तकाल होगा। बस सीधी सी चीज़ थी। इतने में तो कुछ आपको कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, है ना? समझ में आ गया होगा। तो आवर्तकाल जो होता है वो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होती है, और आवृत्ति जो होती है वो क्या होता है? 1/आवर्तकाल होता है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। आवर्तकाल क्या होता है कि कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में कितने कंपन होते हैं, ठीक है ना? चलो ये बात आ गई समझ में आप लोगों को। अब आते हैं ध्वनि की कुछ अभिलक्षण के बारे में जान लेते हैं। देखो ध्वनि जो होती है ना ये श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है? श्रव्य और अश्रव्य, ये सब जो श्रव्य मतलब जो सुनने वाली हैं और जो सुनने वाली नहीं है, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमें कोई भी चीज़ हमको पता है सुनने के लिए कंपायमान का होना जरूरी है। मतलब किसी चीज़ में अगर कंपन है तभी उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, तभी उससे आवाज़ निकलेगी और तभी हमको सुनाई देगा। तो ये चीज़ याद रखना ना कि लगभग 20 कंपन प्रति यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारे कान नहीं सुन सकते। लेकिन जो 20 से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, ऐसी ध्वनियों को अपश्रव्य कहते हैं। अगर ये आ जाए कि अपश्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है? अपश्रव्य ऑडिएबल जो होते हैं, इनऑडिएबल, ठीक है, इंफ्रासोनिक। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं, 20 हर्ट्ज से कम जो हमें सुनाई नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ये कौन से होते हैं? जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी, समुद्री तरंगे, है ना, हाथी और व्हेल जो उत्पन्न करते हैं जो साउंड, ये क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर श्रव्य तरंगे जाहिर सी बात है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, है ना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो श्रव्य तरंगे, क्या कि यह हम सुन लेते हैं, ठीक है? ये हमारे लिए संवेदनशील होती हैं। फिर एक होता है पराश्रव्य तरंगे। ये तरंगे क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगे, देखो पराश्रव्य जिनको बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड वेव, ये तरंगे इनकी आवृत्ति जो श्रव्य तरंगों की उच्चता होती 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है? और इनका यूज कहाँ पर होता है? इनका यूज जो होता है वो सोनार विधि में, जैसे समुद्र में कोई चीज़ खो जाती है ना, तो उसको ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक? बस इतनी सी चीज़ थी। और इसमें यहाँ पर देखो आपको ब्रैकेट में दिया भी है बॉक्स में कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। जैसे कुत्तों में यह क्षमता होती है ना? जैसे भूकंप वगैरह आना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि 20,000 से भूकंप वगैरह जो आते हैं 20,000 से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन। कुत्तों में क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुनते। आप यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, है ना? 20,000 जिनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कि इनका यूज कहाँ पर होता है अल्ट्रासाउंड का? तो पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सीय क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए उपयोग होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो अल्ट्रासाउंड
पर काम करते हैं, ठीक है, परस्राव्य ध्वनि पर। खैर ये इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ जाननी है कि ऑडिएबल साउंड क्या होते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड होती है वो हम सुन सकते हैं, उन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी कि ऑडिएबल साउंड बोलते हैं। फिर आता है अश्रव्य तरंगे, जिन्हें हम इंफ्रासोनिक या इनऑडिएबल साउंड कहते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, और हम सुन नहीं पाते, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या फिर समुद्री तरंगे जो होती हैं ये सारी। और फिर परस्रव्य तरंगे आती हैं। परस्रव्य तरंगे ये तरंगे जिनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो परस्रव्य तरंगे कहते हैं। और यह आता है सोनार में के परस्रव्य तरंगों का ही यूज होता है। पर सोनार क्या होता है, ये समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बस इतनी सी चीज़ थी, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ ये होती है कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ सुनाई देती है तो उसके मतलब उस पर कौन सा कुछ टर्म होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मतलब ध्वनि के अभिलक्षणों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको जानना इसके बारे में ज़रूरी है, ठीक है। और एक तो होता है लाउडनेस, जिसको बोलते हैं प्रबलता, हिंदी मीडियम के लिए है तो मैं लिख देता हूँ, चलो प्रबलता, ठीक है। तो प्रबलता जो होती है वो क्या होता है बच्चा, देखो प्रबलता जो होती है वो क्या होती है कि इसका मतलब ये होता है कि प्रबलता, है ना, लिख लेते हैं पहले। तो प्रबलता जो होती है इसका मतलब ये होता है कि प्रबलता ध्वनि का वो लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को तेज या धीमे सुनाई देती है, ठीक। अगर हमें प्रबलता का मतलब ये होता है कि कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड हमें तेज या धीमे सुनाई देती है, किसकी वजह से, प्रबलता की वजह से। और प्रबलता की जो इकाई है वो होती है डीबी। क्या होती है, डीबी, यानी जिसको हम बोलते हैं डेसिबल, ठीक। तो प्रबलता की अगर इकाई आती है, प्रबलता की इकाई आए या ध्वनि प्रदूषण की इकाई या ध्वनि से कुछ भी आए तो उसे हम बोलते हैं डीबी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है ये आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। किस पर, आयाम के कंपन पर, ठीक है। यानी उस वस्तु के कंपन पर, कंपन जितनी ज़्यादा होगी आवाज़ प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी, और उसकी कंपन जितनी कम होगी उसकी प्रबलता उतनी ही कम होगी। मतलब कंपन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सुनाई देगा, कम होगी तो कम सुनाई देगा। जैसे एग्जांपल में देखो कि एक सितार होता है, जब सितार के तार को हल्के से छोड़ा जाता है तो पतली सी आवाज़ आती कि नहीं। उसी को अगर तेज़ से छोड़ा जाए यानी उस डबल स्पीड से तो उसकी आवाज़ और मोटी हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो यह प्रबलता सीधी सी चीज़ है। प्रबलता समझ में आ गया कि प्रबलता की वजह से हमको कोई भी आवाज़ धीरे या तेज सुनाई देती है, ठीक है। एक है ये पूछा जाता है कि मनुष्य के श्वास की प्रबलता कितनी होती है, तो वो 10 dB होती है, कितनी, 10 dB, ठीक है। अगर जो हम नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं इसकी कितनी होती है, ये 60 dB, यानी 60 dB तक तो हमारे लिए ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो उस समय ध्वनि प्रदूषण कितना होता है, 70 dB, ठीक है, 70 dB होता है। और जो उद्योग वगैरह होते हैं वो होता है 80 dB, ठीक है। जो उद्योग वगैरह फैक्ट्रियों वगैरह में जो साउंड होता है वो 80 dB तक होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि 80 dB के ऊपर अगर साउंड गया तो वो हमारे लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, उससे हमको दिक्कत होगी। फिर आता है भैया तारत्व, तारत्व जिसे बोलते हैं पिच। ये क्या होता है, तो यहाँ पर ध्वनि का मोटा, तारत्व ध्वनि का वो गुण है जिससे कि ध्वनि का मोटा या पतला होना पता लगता है, ठीक है। तो पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो स्त्रियों की आवाज़ से पतली होती है। इसका कारण क्या है, तारत्व है, क्या है, तारत्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आ गई होगी समझ में कि जो स्त्रियों में पतली आवाज़ और मोटी आवाज़, पुरुषों की आवाज़ मोटी और स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, वो किसकी वजह से होती है, तारत्व की वजह से, ठीक है ना। चल अब यहाँ पर और कुछ ज़्यादा पढ़ना है नहीं, तो तारत्व के बारे में भी आपको समझ में आ गया। फिर एक चीज़ और आती है, अच्छा तारत्व क्या ये मामला होता है ना कि जैसे मच्छर की भिनभिनाहट से शेर की दहाड़ की आवृत्ति बहुत कम होती कि नहीं, क्योंकि मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, इसलिए हमें लगातार सुनाई देता है, समझ में आना। तो ये होता है तारत्व। तारत्व की वजह से क्या होता है कि शेर की आवाज़ बहुत मोटी होती है और इनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ही पतली होती है। तो इसका कारण क्या है, तारत्व है। अगर ये कोई पूछ ले कि मच्छर की आवाज़ पतली क्यों होती है ना, कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण तारत्व है, ठीक है। तो तारत्व में क्या होता है कि जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की मतलब ये जो तापमान वगैरह इस सब पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मच्छर की भिनभिनाहट है वो क्या होता है कि इसकी जो भिनभिनाहट का तारत्व जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और शेर की दहाड़ की जो आवृत्ति होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। चल फिर बात आती है कि शोर,
के बारे में। यहाँ पर देखो शोर में क्या होता है, शोर का क्या मामला आता है भैया, शोर और संगीत। तो यहाँ पर देखोगे कि हम अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं ना, शोर और संगीत में क्या अंतर अगर ये आता है तो मतलब ऐसा साउंड जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे वो शोर है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि हॉर्न हो गए, पटाखों की आवाज़ हो गई, चक्की की आवाज़ हो गई, है ना, तो ये सब शोर है। और जो चीज़ें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, जो साउंड हमें सुनने में अच्छा लगता है वही संगीत है। अब ये तो जानते ही हो म्यूजिक, हाँ हाँ, गाने तो सुनते ही हो भैया, हेडफोन लगाकर, साउंड लगाकर, डीजे, है ना। तो ये क्या होता है, मतलब जो ध्वनि हमें अच्छी अप्रिय लगती हैं, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उन्हें हम शोर कहते हैं। और जो ध्वनि अच्छी लगती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम संगीत बोलते हैं। बस खत्म बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगली चीज आती है ध्वनि प्रदूषण। देखो ध्वनि प्रदूषण जैसे वातावरण में बहुत ज़्यादा या अवांछित जो ध्वनि होती है उन्हें हम शोर प्रदूषण कहते हैं। और इनमें क्या क्या होता है, जैसे यातायात के दौरान होने वाला जो शोर होता है, ठीक है, कुछ रसोई के उपकरण होते हैं जैसे मिक्सी वगैरह होते हैं, एयर कंडीशन होती है, तो ये सब क्या है भैया, ये सब समझ लो कि ये सभी सभी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। क्लियर है बात। चलो, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। तो ध्वनि प्रदूषण की क्या क्या हानियाँ ये होता है, तो ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या हो सकता है भैया। देखो जब ध्वनि प्रदूषण जाता होगा तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती, जैसे अनिद्रा, नींद ना आना, है ना, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाना, यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड बीपी, तो ना हाई बीपी, इनका बीपी हाई हो गया तो किसकी वजह से होता है, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, है ना। चिंता या बहुत से ऐसे स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो ध्वनि प्रदूषण की वजह से हो सकती हैं। अब यहाँ पर आती है कि ध्वनि प्रदूषण को हम रोक कैसे सकते हैं बाबू। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने का तरीका ये है कि आप बहुत ही सिंपली से क्या करो कि ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो जिनमें साउंड मतलब ध्वनि कम होता हो, ठीक है। तो इसके लिए वायुयानिक इंजनों, यातायात के वाहनों और औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियाँ, साइलेंसर का यूज, तो बहुत सी गाड़ियों में होता भी है साइलेंसर का यूज होना, तो साइलेंसर का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूर दूर तक आवाज़, मतलब ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अलावा और क्या है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवश्यक क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए। जैसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवश्यक क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों के ध्वनि की प्रबलता कम रखनी चाहिए। और ध्वनि के प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। मतलब पेड़ अगर ज़्यादा लगे होंगे तो जो ध्वनि आएगी वो पेड़ों से टकरा जाएगी, तो हम तक आवाज़ क्या होगी, कम आएगी। बताओ भाई, बात आ गई समझ में। तो ये तो था आपका चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ध्वनि। हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम की वीडियो अगली आने वाली है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में देख चुके हैं वो उनको बहुत ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर उनको काफ़ी ईजी लगेगा चीज़ें को करने में, ठीक है। अब फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक बच्चा। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।